स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं गुप्त साम्राज्य पर। कल की क्लास आपने जो पढ़ी कुछ प्रश्न उसमें बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। पहला प्रश्न बताओ, किस इतिहासकार ने भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य को पेराक्लीज युग कहा? उत्तर बताएं। कौन आ जाएगा? बर्नेट। अगला प्रश्न बताओ, भारत के इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का द्वितीय स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? मुगल काल को। तीसरा प्रश्न बताओ, कीर्ति कौमुदी महोत्सव का लेखक? ये हो गया किशोरी वज्जिका। कालिदास के दो महाकाव्य बता दो। कुमार संभव और रघुवंश। दो खंड काव्य बता दो। खंड काव्य ऋतुसंहार, मेघदूत। वह नाटक बताओ जिसका सबसे पहले विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। आगे बताओ, किराता अर्जुनियम किसकी रचना है? 12वीं। 10 कुमार चरित दांडी। आगे बताओ, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने। चलिए सब, ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं, आपको याद भी होगी। अब आगे बढ़ाते हैं हम। गुप्त जो साम्राज्य था वह कला व संस्कृति की दृष्टि से भारत का प्रथम स्वर्ण युग था। इसके हम पढ़ रहे थे इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत हमने पढ़ लिए थे, संस्कृत इतिहास के स्रोत या हिंदू इतिहास के स्रोत। अब हम चर्चा करते हैं बौद्ध ग्रंथ जो गुप्त काल की जानकारी देते हैं। तो एक विद्वान है अशंग। अशंग का एक तो प्रश्न यही पूछा जाता है, ये जो अशंग है ये किस काल का विद्वान है? तो अशंग किस काल का विद्वान है? गुप्त काल का। बौद्ध विद्वान है। और कौन सा? महायान धर्म का विद्वान। अशंग की रचनाएं देखो, योगाचार भूमिशास्त्र, प्रकरण आर्यवाचा। और भी रचनाएं हैं पर इसमें हमने 2 ली हैं। तो अशंग की हो गई योगाचार भूमिशास्त्र, प्रकरण आर्यवाचा। ये याद हो तो कर लेना। वसुबंधु याद करनी है। दूसरा विद्वान है वसुबंधु। वसुबंधु ने क्या लिखा? अभिधर्मकोश। अभिधर्मकोश। तीसरी रचना है बुद्धघोष की, विशुद्धि मग और सुमंगल वासनी। आप एक काम जरूर याद रखना, अशंग, वसुबंधु, बुद्धघोष ये गुप्तकालीन बौद्ध विद्वान हैं। और वसुबंधु की आप याद करना अभिधर्मकोश और बुद्धघोष की सुमंगल वासनी। अब आ जाओ जैन ग्रंथ जो गुप्त साम्राज्य की जानकारी देते हैं। जैन ग्रंथों में हम एक ले रहे हैं, ग्रंथ का नाम है न्यायावतार। ये इसका लेखक कौन है? आचार्य सिद्धसेन। इम्पोर्टेंट है, आचार्य सिद्धसेन। तर्कशास्त्र से संबंधित है। चलिए, ये हो गई हमारी साहित्य की बात। बौद्ध ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ। अब है हम अभिलेख। अभिलेखों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। सबसे पहले भारत का शासक था मौर्य शासक अशोक, जिसने अभिलेख लिखवाए। और ईरानी शासक दारा से इनको प्रेरणा मिली थी। अब गुप्तकाल अशोक के अभिलेखों को खूब डिटेल में कर चुके हैं, जिनको 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इनकी जो लिपि थी ये ब्राह्मी, ख्रोष्टी, आरमाइक, ग्रीक थी। टिफेंथलर ने सर्वप्रथम खोजा था। चलिए, अब आ जाओ गुप्तों में अभिलेख। पहला वेरी इम्पोर्टेंट है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का हो गया प्रयाग प्रशस्ति। ये मूल रूप से अशोक का ही अभिलेख है।
जिसको अकबर इलाहाबाद में लेकर के आया था, प्रयाग में लेके आया था। इसी पर समुद्रगुप्त ने भी अपनी लेख लिखवा दिया और ये लिखा था समुद्रगुप्त का संधि विग्रह अधिकारी था हरिसेन। आगे जब समुद्रगुप्त पढ़ेंगे तब खूब डिटेल से पढ़ेंगे प्रयाग प्रशस्ति में क्या है। चलो, पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आती है खूब। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इनके दो अभिलेख हैं, एक तो मेहरौली अभिलेख, ये दिल्ली में है, ये लोहे का बना है और जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है उदयगिरी अभिलेख, ये उड़ीसा में है। चंद्रगुप्त के दो अभिलेख हो गए, मेहरौली अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। फिर कुमारगुप्त का एक बेलसद अभिलेख, एक मंदसौर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। कहोम अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। और जूनागढ़ अभिलेख ये गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख, ये महत्वपूर्ण अभिलेख लिए हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली उदयगिरी अभिलेख, कुमारगुप्त का बेलसद मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी कहोम जूनागढ़, ये अभिलेख हो गए। एक जो स्तूप है, स्तूप में सारनाथ का स्तूप गुप्तकालीन है। आपने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य पढ़ते समय अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था और मूल रूप से अशोक की ज़्यादा थी स्तूप, पर गुप्त काल का करें तो केवल एक कर देना, सारनाथ का है। और जो किससे बना था? ईंटों से निर्मित था। ये किससे निर्मित था? ईंटों से निर्मित था। चलो, अभिलेख से आगे हम बढ़ रहे हैं। मुद्राएं, गुप्त काल की जो मुद्राएं हैं सोना, चांदी व तांबा की बनी हुई मिलती हैं। अब इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। काफ़ी बार पूछा गया है। गुप्तों के स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते हैं? दिनार। अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार। और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के तो मिले हैं कुषाणों के, शुद्ध। और सबसे अधिक स्वर्णों की जो संख्या है वो मिली है गुप्तों की। इसका मतलब शुद्ध सिक्के तो चलाए कुषाणों ने और संख्या में ज़्यादा सिक्के किसने चलाए? गुप्तों में। गुप्तों में सोने की मात्रा कम हो गई थी गुप्त काल में, कुषाणों में सोने की मात्रा सबसे अधिक थी। गुप्त काल के अनेक स्वर्ण मुद्राएं, एक ये प्रश्न पूछा जाता है, बयाना भरतपुर में भंडार मिले हैं और एक वैशाली बिहार से भी भंडार मिले हैं। ये हुई मुद्राएं। मुद्राओं में कौन सा प्रश्न याद करोगे? सबसे महत्वपूर्ण दिनार। दूसरा प्रश्न ये भी याद करोगे, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसके थे? कुषाणों के। और सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? गुप्तों में। एक ये बयाना वाला ये करेंगे। अब आ जाओ मंदिर भी इम्पोर्टेंट है। आपने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। पशुपति शिव की मोहर मिली है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ऋग्वेद के जो देवता पढ़े थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे, जिनको 250 श्लोक थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? प्रजापति। और गुप्त काल के जो देवता थे वो थे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये त्रिमूर्ति प्रसिद्ध हो गई थी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुप्त काल के देवता। जब धर्म पढ़ेंगे हम तब और डिटेल से पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले, ऋग्वैदिक सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, उत्तर वैदिक में भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। सबसे पहले जो मंदिर के प्रमाण मिलते हैं वो गुप्त काल में हैं। गुप्त काल से पहले भारत में कोई मंदिर नहीं मिला है।
तो सबसे पहले मंदिर निर्माण किसके काल में? ये गुप्तों के काल में। तो सर्वप्रथम मंदिर निर्माण किसके काल में थे? गुप्तों के काल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। सबसे पहले मंदिर निर्माण किसके काल में हुआ? गुप्तों के काल में। आगे देखो, ये जो देवगढ़ झांसी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। एक ही मंदिर जो याद करना चाहता है वो करे। देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर था। और क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर था। मंदिर के ऊपर जो शिखर बनाई जाती थी, गर्भगृह के ऊपर मंदिर की जो शिखर थी, तो पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। ये भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है और इसकी ऊंचाई भी कितनी है? 12 मीटर। दूसरा जो मंदिर याद करोगे वो है भितरगाम, कानपुर उत्तर प्रदेश का। ये लक्ष्मण मंदिर है और ये किससे बना है? ईंटों से। तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर मिला है? विष्णु मंदिर। नचना कुठार मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर मिला है? पार्वती मंदिर। और भूमरा नागोद, भूमरा नागोद ये भी मध्य प्रदेश में है और ये कौन सा मंदिर मिला है? शिव मंदिर, शिव मंदिर। चलिए, ये हो गए मंदिर। अब एक बार पुनः सुन लो, जो आपको खूब महत्वपूर्ण है, याद करना है। बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें एक आप प्रश्न याद करो, वसुबंधु। वसुबंधु का क्या है? अभिधर्मकोश। बुद्ध घोष, इसका करो सुमंगल वासनी। जैन ग्रंथ न्यायावतार, इसका लेखक है आचार्य सिद्धसेन। करना है ये अभिलेख सारे करने हैं आपको, इम्पोर्टेंट है। ये तो एग्जाम में ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त का कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। और चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन सा है? मैरोली उदयगिरी। कुमारगुप्त का कौन सा है? बीलसद मंदसौर। स्कंदगुप्त का कौन सा है? भीतरी कहोम जूनागढ़। और एकमात्र स्तूप सारनाथ का ये कब का है? गुप्त काल का। मुद्राओं में देखो, सबसे महत्वपूर्ण है आज के टॉपिक का ही, मुद्रा क्या कहलाती थी? दिनार। सबसे अधिक शुद्ध सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। और सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? गुप्तों में। और यहाँ बयाना भरतपुर से गुप्तों के सोने के सिक्कों का भंडार मिला है। मतलब बयाना भरतपुर में किन का शासन था? गुप्तों का शासन था। मंदिर में आ जाओ, सबसे प्रथम मंदिर निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ? गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। और पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा था? देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश का मंदिर। दशावतार विष्णु का मंदिर है, इसमें 10 अवतार दर्शाए गए विष्णु का। और शिखर की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। दूसरा देखो, भितरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश का, ये किसका मंदिर हो गया? लक्ष्मण मंदिर। और किससे है? ईंटों से निर्मित। चलिए, अब यदि हमें 3-4 प्रश्न ही करने हों तो कौन कौन से करोगे? वसुबंधु, अभिधर्मकोश, न्यायावतार आचार्य सिद्धसेन, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, मैरोली अभिलेख चंद्रगुप्त, और मुद्राएं दिनार, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों के, सर्वप्रथम मंदिर निर्माण गुप्त काल में, और शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ दशावतार मंदिर, शिखर की ऊंचाई 12 मीटर। हाँ, अब देखें गुप्तों की जाति। जैसे मौर्यों की जाति थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, गुप्तों की जाति में कुछ ही प्रश्न याद रखने हैं। वैश्य बताया है किसने? विष्णु पुराण के आधार पर अल्टेकर व रोमिला थापर ने। चलिए, सब मौर्यों को भी रोमिला थापर ने वैश्य बताया है, गुप्तों को भी रोमिला थापर ने वैश्य बताया है। किस आधार पर? विष्णु पुराण के आधार पर। अच्छा, ब्राह्मण बताया है कौन से पुराण के आधार पर? स्कंद पुराण के आधार पर डॉक्टर रायचौधरी और राम गोपाल ने। एक ये मत इम्पोर्टेंट कर लो, शूद्र मत याद करना है। ये किसने बताया है? डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने। किस आधार पर?
कौमुदी महोत्सव नाटक के आधार पर, और मूलतः जायसवाल ने गुप्तों को जाट बताया है। अब क्षत्रिय आर.सी. मजूमदार, गौरीशंकर ओझा, इन्होंने बताया है क्षत्रिय। किस आधार पर? आर्य मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ के आधार पर। ये बौद्ध ग्रंथ है, आर्य मंजू श्री मूलकल्प ग्रंथ के आधार पर। चलो सब, आपको कौन सा याद करना है? 2 मत याद कर लो। एक तो विष्णु पुराण के आधार पर रोमिला थापर ने वैसे बताया है, और दूसरा ये शूद्र डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने कौमुदी महोत्सव नाटक के आधार पर। अब आ जाओ, मूल निवास स्थान कौन सा है गुप्तों का? मूल निवास स्थान में देखो, पुराणों तथा प्रयाग प्रशस्ति के स्थान के आधार पर चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य विस्तार बताया है साकेत प्रयाग से मगध तक, मतलब उत्तर प्रदेश और मगध आता बिहार में, यहाँ बताया है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध, ये बताया है प्रोफेसर जगन्नाथ ने, और इत सिंह के वृत्तांत के आधार पर बताया है। एक ये मत याद कर लेना, कौशाम्बी, ये बताया है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, डॉक्टर जायसवाल ने कौमुदी महोत्सव नाटक के आधार पर बताया है। बंगाल बताया है डॉक्टर मजूमदार और डॉक्टर गांगुली ने, पर सबसे जो आधुनिक मत है वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बंगाल का क्षेत्र। ये मूल निवास में, मूल निवास स्थान में कौन सा याद करोगे? कौशाम्बी। किसने बताया? डॉक्टर जायसवाल ने। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश व मगध, प्रोफेसर जगन्नाथ ने। बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, उत्पत्ति जाति भी और मूल निवास स्थान भी। अब आ जाओ राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास का पहला जो संस्थापक शासक है वो है श्रीगुप्त। ये प्रश्न आपको याद करना है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कब स्थापना की? 275 ईस्वी से 300 ईस्वी। अच्छा, गुप्त अभिलेखों में इनकी उपाधि है महाराज की। गुप्त अभिलेखों में कौन सी उपाधि होगी? महाराज की। चीनी यात्री इत सिंह ने लिखा, चेली केतो श्रीगुप्त ने चीन का मंदिर बनवाया। ये कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो विदेशी वर्णन कर रहा है कौन? इत सिंह। और श्रीगुप्त के लिए कौन सा शब्द काम में लिया? चेली केतो। एग्जाम में प्रश्न पूछा था, इत सिंह के अनुसार चेली केतो ने चीन का मंदिर बनवाया। चेली केतो कौन था? क्या करोगे? श्रीगुप्त। चेली केतो कौन था? श्रीगुप्त। अच्छा प्रश्न है, याद करना है। पुनः सुन लो। चीनी यात्री इत सिंह ने लिखा, चेली केतो श्रीगुप्त ने चीन का मंदिर निर्माण करवाया। दूसरा शासक है घटोत्कच। ये कब से था? 300 ईस्वी से 319। इनकी जो उपाधि थी वो भी महाराज की थी। ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये दोनों सामंत थे। अब पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहाँ से शक्तिशाली शासकों की शुरुआत होती है। तो चंद्रगुप्त प्रथम कब बना शासक? 319 ईस्वी में बना। और कब तक रहा? 335 में। इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज। देखो संस्थापक तो कौन हो गया? श्रीगुप्त। और प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम। इनकी उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज। और इनकी उपाधि महाराज। इसकी उपाधि भी महाराज। महाराज होती थी सामंत की उपाधि, और महाराजाधिराज ये स्वतंत्र शासक की। तो पहला स्वतंत्र शासक कौन हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 35। गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक। उपाधि कौन सी होगी? महाराजाधिराज। और गुप्त वंश की स्थापना, अगला इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश
319 से 20। चंद्रगुप्त प्रथम का जब राज्यारोहण हुआ, गद्दी पर बैठा, तो इसने एक नई संवत चलाई जो किस संवत के नाम से जानी जाती है? गुप्त संवत। कब है? 319-20। याद करोगे, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ये इम्पोर्टेंट है, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह क्यों है? एक तो लिच्छवियों से वैशाली का राज्य प्राप्त हो गया था दहेज में, जो इनके विकास में, प्रगति में खूब सहायक सिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखो इम्पोर्टेंट प्रश्न, देखो कौन कौन से करोगे। जाति एक करोगे, वैश्य विष्णु पुराण के आधार पर रोमिला थापर। शूद्र डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने कौमुदी महोत्सव नाटक के आधार पर। मूल निवास में करो, पूर्वी उत्तर प्रदेश मगध प्रोफेसर जगन्नाथ। और कौशाम्बी डॉक्टर जायसवाल ने कौमुदी महोत्सव नाटक के आधार पर। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। इति सिंह ने चेल्ली के तो किसको कहा? श्रीगुप्त को। चीन का मंदिर, चीन का मंदिर किसने बनवाया? श्रीगुप्त ने। चीन का मंदिर किसने बनवाया? चेल्ली के तो। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि कौन सी थी? महाराजाधिराज। और गुप्त संवत की स्थापना कब है? 319-20। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से जो विवाह किया, इस विवाह की जानकारी विशेष प्रकार के स्वर्ण मुद्राओं से मिलती है। इन स्वर्ण मुद्राओं को, सोने की मुद्राएं थी, सोने की मुद्राएं, इन्हें लिच्छवी प्रकार के सिक्के क्या कहा जाता है? लिच्छवी प्रकार के सिक्के या विवाह प्रकार के सिक्के या राजा रानी प्रकार के सिक्के। इन सिक्कों पर चंद्रगुप्त व कुमार देवी की चित्र अंकित है। तो एक खूब इम्पोर्टेंट है, विवाह प्रकार के सिक्के किसके हैं? चंद्रगुप्त प्रथम के। लिच्छवी प्रकार के सिक्के किसके हैं? चंद्रगुप्त प्रथम के। राजा रानी प्रकार के सिक्के किसके हैं? चंद्रगुप्त प्रथम से। जिससे किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी। इस विवाह की जो पुष्टि है वो प्रयाग प्रशस्ति से भी होती है। विवाह की पुष्टि किससे होती है? प्रयाग प्रशस्ति से, जिसमें समुद्रगुप्त को कुमार देवी के गर्भ से उत्पन्न बताया गया है। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था कुमार देवी से, और इससे उत्पन्न पुत्र कौन है? समुद्रगुप्त। खूब इम्पोर्टेंट है, अगला शासक समुद्रगुप्त ही बनता है। समुद्रगुप्त बहुत योग्य शासक होता है, जिसे अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये किससे उत्पन्न पुत्र था? कुमार देवी से। तथा समुद्रगुप्त को ही क्या कहा गया है? लिच्छवी दोहितर, लिच्छवियों का दोहिता। आगे देखो, इस विवाह के कारण वैशाली का राज्य चंद्रगुप्त प्रथम को मिला। ये भी खूब इम्पोर्टेंट, वैशाली का बड़ा राज्य मिल गया। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। तो चंद्रगुप्त प्रथम की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हो जाती है। और चंद्रगुप्त साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहा था? पश्चिम में प्रयाग, पश्चिमी प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व में था मगध तक, मतलब उत्तर प्रदेश से मगध बिहार तथा बंगाल के कुछ भागों तक, और दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों तक था। चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य विस्तार बहुत बड़ा नहीं था, फिर समुद्रगुप्त बढ़ाता है। देखिए, और चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजधानी थी ना, वो पाटलिपुत्र थी। मौर्यों की राजधानी भी यही पाटलिपुत्र थी, और गुप्तों की भी राजधानी पाटलिपुत्र रही। अच्छा,
सुने, एक बार पुनः सुने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, जिसकी उपाधि क्या थी? महाराज। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसकी उपाधि क्या थी? महाराजाधिकार, महाराजाधिराज। इन्होंने गुप्त संवत चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया? 319-20, याद कर लेना। इनके 2 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हो गया? चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा गुप्त संवत 319-20। तीसरा खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनकी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह, जिसकी जानकारी किससे मिलती है? विशेष प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं। और वो स्वर्ण मुद्राएं कौन सी कहलाती थी? लिच्छवी प्रकार, विवाह प्रकार, राजा रानी। इस विवाह के उपलक्ष्य में चलाई थी ये महत्वपूर्ण है। विवाह की पुष्टि प्रयाग प्रशस्ति से भी होती है। चलिए सब, अच्छा एक ही है, इस विवाह से वैशाली का राज्य चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज के रूप में मिला। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में अगला शासक होता है समुद्रगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे अक्सर प्रश्न आता है, खूब इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त कब से कब हुआ? 335 से 275 ईस्वी। किसका पुत्र था? अभी जो हमने प्रथम स्वतंत्र शासक पढ़ा, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र। और सिक्कों पर लिच्छवी प्रकार, विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार सिक्कों में उल्लेख है। ये किससे उत्पन्न थे? कुमार देवी से। और समुद्रगुप्त की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति, जिसका लेखक कौन है? हरिसेन। ये समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान महासंधि विग्रह नामक उच्च अधिकारी था, जिन्होंने अशोक के ही अभिलेख पर, अशोक का जो मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसको फिर लाया गया इलाहाबाद में अकबर के द्वारा, उसी पर लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त को हम बहुत डिटेल से करेंगे। अब कल की क्लास में एक तो आप प्रयाग प्रशस्ति पढ़ के आओगे, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन। दूसरा प्रश्न देखो, एक समुद्रगुप्त की जो नीति थी, उत्तर भारत के राज्यों के प्रति कौन सी थी, दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति कौन सी थी, और विदेशियों के प्रति कौन सी थी, इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त को स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा गया है। और समुद्रगुप्त के सिक्के, मुद्राएं इम्पोर्टेंट है। तो आज जो पढ़ाया है उसका तो रिवीजन कर लेना। कल इससे पहले वाली क्लास, आज की क्लास, इनके मैं प्रश्न पूछूंगा। और कल हम समुद्रगुप्त तैयार पढ़ेंगे, तो समुद्रगुप्त आप लोग पढ़ करके आओगे।